Assalamu alaikum students. Hope you all fine. जैसा कि आपको याद है कि हमने एक टॉपिक कंपनी अकाउंट्स आजकल हम कर रहे हैं। इसके दो क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। उन दोनों में जो मेनली डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना था दैट वाज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें उसके साथ साथ फुल फ्लेज इनकम स्टेटमेंट भी बनाना हम सीखेंगे, और इसके बाद आपको एक असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया जाएगा, वो आपने सॉल्व करके उसी तरह से जैसे आपने पहले असाइनमेंट सबमिट करवाई है मेल आईडी पे, उस तरह से आपने सबमिट करवाना है। मेक श्योर कि आप लोग अपनी असाइनमेंट व्हाट्सएप नहीं करेंगे, मेल पे आपने भेजनी है, और मेल का सब्जेक्ट आप लिखेंगे असाइनमेंट ऑफ कंपनी अकाउंट्स, असाइनमेंट ऑफ कंपनी अकाउंट्स। तो ये भी 20 मार्क्स की असाइनमेंट होगी, ठीक है। ये आपने बनानी है और इसको सबमिट करवाना है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें फुल फ्लेज इनकम स्टेटमेंट हमसे बनवाई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कंपनी अकाउंट्स का वो हमने डिस्कस किया हुआ है कि सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद ग्रॉस प्रॉफिट, देन जो अदर एक्सपेंसेस हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे, अब हम उसके हेडिंग्स बना लेते हैं। वन इज एडमिन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। उसके बाद लेस करके जो वैल्यू आती है दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद फर्दर हम इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करते हैं, देन टैक्स। तो फाइनली प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें मिल जाता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो क्वेश्चन क्या है जी? हियर इज Pitman PLC has been trading for many years and following balances have been extracted from the books of account at 30th June 2015. So here are admin expenses, then cash and cash equivalents means bank balance and distribution cost. आपने देखा कि जो इनकम स्टेटमेंट में एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आने होते हैं, उसकी कुछ वैल्यूज हमें कैलकुलेटेड गिवन है। फर्दर जब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस आएंगे इसके बारे में हमें बता दिया जाएगा कि कौन सा एक्सपेंस हमने कहाँ पे चार्ज करवाना है। तो वो जो चार्ज करवाना है वो फर्दर हम एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड कर रहे होंगे या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में ऐड कर रहे होंगे। उसके बाद डिफरेंट नॉन करंट एसेट्स हैं, उनकी कॉस्ट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें गिवन है। ये ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस, रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस गिवन है, देन सेल्स, ordinary share capital, trade payables, trade receivables, other payables and other receivables. Other payables ये current liability बनेगी, other receivables current assets in statement of financial position. Additional information में अगर हम आए तो इससे पहले आप इसकी इनकम स्टेटमेंट देख लें। हमने ए पार्ट में इनकम स्टेटमेंट बनानी, बी पार्ट में हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन उससे पहले अंडरस्टूड है कि हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी छोटी सी बनानी पड़ेगी कि जिसमें हम शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स का जो भी चेंजिंग्स हैं उनको हम अपडेट कर लेंगे, और उसके जो क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे दे विल बी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बेशक ना भी कहा हुआ हो तो इनकम स्टेटमेंट के फौरन बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जरूर बनानी होती है। वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू दी इंफॉर्मेशन कि वो कितनी लेंथी बननी है या उसकी सिर्फ एक दो ट्रांजैक्शन ही दी हुई है। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन है जी। नंबर 1 है इन्वेंट्रीज वर वैल्यूड एट कॉस्ट 70300 ऑन 30 जून 2015। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। नंबर 2 में वी आर गिवन लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड। लैंड वाज वैल्यूड एट 90,000 एंड बिल्डिंग 65,000। तो अगर हम ऊपर क्वेश्चन का डाटा देखें
तो लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है जी 135,000 और इस वक्त प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 21,840। तो आप क्या करें, एक तो पहले लैंड को सेपरेट करें। तो लैंड की वैल्यू इस वक्त जो 90,000 है और उसके बाद बिल्डिंग है 65,000। तो अब देखें, बिल्डिंग अगर 65,000 है तो उसमें जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो बिल्डिंग की होगी, सॉरी, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो लैंड की होगी और उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी इस वक्त 90,000 हो गई है। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना चाहते हैं तो क्या करें, दोनों को आप ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 155,000। 155,000 को हमने कंपैरिजन करना है नेट बुक वैल्यू के साथ। तो कॉस्ट में से जो प्रीवियस डेप्रिसिएशन है उसको माइनस करें, जो भी नेट बुक वैल्यू होगी उसको न्यू वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें रीवैल्यूएशन रिजर्व्स का पता चल जाएगा। विदाउट एनी ब्रेकअप हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप इसका ब्रेकअप करना चाहें तो वो क्या है कि इस 135,000 में 65,000 अगर आप कहते हैं कि बिल्डिंग का है तो बाकी कितना रह गया, बाकी तकरीबन 70,000 बच जाता है। 70,000, तो 70,000 की जो लैंड है वो आज 90,000 की हो गई है। तो इन दिस वे वी कैन से कि जी 20,000 का देयर इज अ रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो 70,000 की लैंड अगर आज 90,000 की हो गई है तो 20,000 का रीवैल्यूएशन सरप्लस हम रिकॉर्ड करवा देंगे इन आवर बुक्स। उसके बाद बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है 2% यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो बिल्डिंग जो कि 65,000 की है उसका हम 2% स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन ले लेंगे। और नंबर 3 की ज़रा डिटेल देखें, यहाँ पे बताया हुआ है कि जितनी भी डेप्रिसिएशन हैं दे विल बी ऑल चार्ज टू एडमिन एक्सपेंसेस। मतलब कि जो हमें क्वेश्चन के स्टार्ट पे एडमिन एक्सपेंसेस गिवन है 141,970, उसमें हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेंगे। तो इसकी दो टेक्निक्स हैं स्टूडेंट्स जो कर सकते हैं। एक तो ये कि अलग से आप एक वर्किंग करें, उसका एक नंबर दे दें, सपोज वर्किंग नंबर 1, वहाँ पे लिखें एडमिन एक्सपेंसेस जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं, तो उसमें अलग से डेप्रिसिएशन को ऐड कर लें और अगर कोई और एडमिन एक्सपेंस है वो भी आ जाएगी डिटेल, वो ऐड कर लें। सेकेंड टेक्निक क्या है, अच्छा सेपरेटली वर्कआउट करके फिर वहाँ से वैल्यू फाइनल करके लाएं इनकम स्टेटमेंट में। सेकेंड टेक्निक ये है कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसके अंदर ही ग्रॉस प्रॉफिट के बाद पहले आप हेडिंग दें एडमिन एक्सपेंसेस और उसके सामने ये वाली वैल्यू लिख दें जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, और फ्यू लाइंस छोड़ के आप हेडिंग दें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और जो वैल्यू हमें ट्रायल बैलेंस में दी हुई है वो लिख दें। अब जो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में से एक्सपेंसेस एडमिन एक्सपेंसेस से रेलेवेंट होंगे वो एडमिन एक्सपेंसेस के नीचे ऐड करते जाएं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रेलेवेंट जो होंगे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड करते जाएं। जैसा कि इस वक्त डेप्रिसिएशन जो है वो एडमिन एक्सपेंस है तो हम इसको एडमिन एक्सपेंस का हिस्सा बनाएंगे। फिर फिक्सेस एंड फिटिंग्स 15% reducing balance method, motor vehicles 25% reducing balance method. So we can calculate the annual depreciation and those amounts will be added to admin expenses on the face of income statement. आगे चलें, नंबर 4 है जी, goods with a cost price of 6,000 had been sold on credit at a markup of 20%. It means कि 6,000 का जो स्टॉक वो हमने 20% प्रॉफिट लेके जो कि 1200 बन जाता है 7200 का सेल किया, ठीक है। The customer who had purchased these goods has been declared bankrupt and the debt is to be written off, fine, and the bad debt is to be charged to admin expenses. अब ये जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक बैड डेट बताया हुआ है या कस्टमर का बैंकरप्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, which was our receivable, which was included in receivables value, इसमें से हम क्या करेंगे 7200 रिड्यूस करवा देंगे ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और इनकम स्टेटमेंट में इसको हमने बैड डेट्स या इररिकवरेबल डेट्स कंसीडर करवाना है। तो उसकी वर्किंग किस हेडिंग में आएगी, एडमिन एक्सपेंसेस में
यू कैन सी एडमिन एक्सपेंसेस को उन्होंने खुद ही बताया हुआ है कि आपने इसको चार्ज करवाना है। तो इस तरह से ये बहुत आसान हो जाता है कि जब हमें किसी भी स्टेटमेंट के साथ ही बताया हुआ है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बताया होगा, तो इस चीज़ की टेंशन हमें बहुत कम लेनी पड़ेगी कि खुद से डिसाइड करें कि इसने एडमिन में जाना है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो वो अगर ना भी दिया हुआ हो तो पता चल जाता है, एनी एक्सपेंस विच इज़ नॉट फॉर सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, तो वो हम एडमिन में ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे इन्होंने बैड डेट्स कहा हुआ है कि एडमिन में लेके जाना है, सो वो हम एडमिन में ही चार्ज करवाएंगे। नंबर 5 है जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपने मेंटेन करवानी है 2.5%, और दिस इज टू बी चार्ज टू अगेन एडमिन एक्सपेंसेस, इसको भी आपने एडमिन एक्सपेंसेस में लेके जाना है। तो ज़रा देखें क्या हमें कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की ऑलरेडी वैल्यू कोई गिवन है, तो पूरी लिस्ट आप देख लें, कोई ऐसा बैलेंस नहीं गिवन है फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हम क्या करेंगे, रिसीवेबल्स की जो वैल्यू बच जाएगी, जैसे ये रिसीवेबल्स हैं 76920, इसमें से 7200 के बैड डेट्स लेस करवाएंगे अकॉर्डिंग टू नंबर 4। 7200 मैंने बताया, इसको बहुत अच्छे से समझ लें, कॉस्ट है 6000, उसमें 20% हमने प्रॉफिट लेके माल बेचा, तो 7200 का सेल हुआ। इट मीन्स के जो हमारा रिसीवेबल था इट वाज ऑफ 7200, तो 7200 को हम लेस करवा देंगे फ्रॉम आवर रिसीवेबल्स, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी उसका 2.5% लें, दैट विल बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वर्किंग हमें पता है, इट्स एन इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम क्रिएट कर रहे हैं। सो इट विल बी एन एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट, और वो एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंसेस की हेडिंग में जाएगा। ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वी नो वेल कि जो हमारे रिसीवेबल्स होते हैं उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्लोजिंग बैलेंस लेस हो जाता है। सो इन दिस वे हम इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दोनों में इसको वर्कआउट कर लेंगे। नंबर 6 में हमें बताया गया 1 अप्रैल 2015, which is before the year end, company issued a 5% debenture for 50,000 repayable in 2024। ठीक है, तो अगर 1 अप्रैल 2015 को डिबेंचर्स इशू हुए हैं और उस पर इंटरेस्ट रेट है 5%, तो आप सोच लें अप्रैल मई जून ईयर एंड डेट से 3 मंथ्स बैक ये डिबेंचर्स इशू किए गए। तो हम जो इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे चार्ज करवाएंगे दैट विल बी ओनली ऑफ 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून। On the same day, it also made a fully subscribed rights issue of 1 share for every 4 ordinary shares held for $1.5 per share. No entries have been made in the books of account in respect of either of these items. तो ये दोनों ध्यान से समझ लें, एक तो जी डिबेंचर्स इशू हुए, अब डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर्स इंटरेस्ट, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के बाद हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या डिबेंचर्स इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करवाना है। तो वो कैसे हम करवाएंगे, 50,000 का 5% लेंगे मल्टीप्लाई बाई 3/12, क्योंकि इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा वो सिर्फ 3 मंथ्स का करवाया जाएगा। इसके बाद आप देखें कि देयर इज अ राइट्स इशू। राइट्स इशू की डेफिनेशन हमें पता है। अब ये जो राइट्स इशू है ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमने बनानी है, बेशक ना पूछा हुआ हो। तो अब यहाँ पे राइट्स इशू भी आ गया, सो डेफिनेटली हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसका हम फॉर्मेट सीख चुके हैं। राइट्स इशू की डिटेल समझे कि कंपनी के जो ऑलरेडी शेयर्स हैं दे आर 60,000, पार वैल्यू है $1, तो 60,000 शेयर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/4 से, तो वो आ जाएगा 15,000। इट मीन्स कि 15,000 शेयर्स विल बी इशूड एट द मोमेंट ऑफ राइट्स इशूज। तो ये जो 15,000 शेयर्स हैं दे आर इशूड एट 1.5। अब ये जो 1.5 है इसमें $1 जो शेयर पार वैल्यू है, दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में चला जाएगा $15,000।
इसके बाद $15,000 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से 7500 आ जाएगा। ये जो अबव दैट पार वैल्यू अमाउंट है दैट विल गो टू शेयर प्रीमियम बैलेंस। तो शेयर प्रीमियम हम देखते हैं कि ऊपर ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी नहीं है, लेकिन अब शेयर प्रीमियम भी हमें नज़र आ रहा होगा 7500 की अमाउंट के साथ। अब ये वैल्यूज़ हम एडजस्ट कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे, और आफ्टर दीज एडजस्टमेंट्स जो न्यू बैलेंसेस आएंगे, अपडेटेड बैलेंसेस ऑफ द शेयर कैपिटल एंड अदर रिजर्व्स, उनको उठा के हम ले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। नंबर 7 में हमें टैक्स की अमाउंट दी गई जो कि इनकम स्टेटमेंट में हमने लेस करना होता है। तो यू कैन सी के पहले हम इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसकी जरा वर्किंग स्कीम एक दफ़ा देख लें कि ये कैसे बनी है। सो अब देख सकते हैं सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। एडमिन एक्सपेंसेस में काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की गई। ये वो वैल्यू है जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन थी, ये फर्दर हमने इसमें वैल्यूज ऐड की डिफरेंट मोमेंट्स पे। तो न्यू बैलेंस एडमिन एक्सपेंसेस का आ गया 159733, वो यहाँ पे लिखा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एज इट इज जो ट्रायल बैलेंस में थी वो आ गई। फिर ये जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या डिबेंचर्स इंटरेस्ट लेस किया गया जो कि 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आना है, और ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स एक्सपेंस लेस किया गया तो प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप वो बना लेंगे ताकि शेयर कैपिटल का न्यू बैलेंस आपको पता हो, शेयर प्रीमियम का बैलेंस पता हो, और रीवैल्यूएशन रिजर्व्स का आपको पता हो। ये देखें रीवैल्यूएशन रिजर्व्स आपको बताए गए थे 20,000 के, वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो अगर तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फ्यू ट्रांजेक्शन के साथ ज़रूर बना लें ताकि आपको इन वैल्यूज़ की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड देन लायबिलिटीज, इन दिस वे टोटल एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। ये डिफरेंट वर्किंग्स हमें यहाँ पे दी हुई हैं, इनको आप देख सकेंगे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, जैसे ये बता रहे हैं एक्सप्लेन द टर्म इम्पेयरमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इम्पेयरमेंट के ऊपर हम अलग से एक स्टैंडर्ड सीखने जा रहे हैं IAS 36। तो जब हम उसको करेंगे तो ये ज़रूर आपको समझ आ जाएगा कि इम्पेयरमेंट बेसिकली है क्या। थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये भी बेसिकली जैसे डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होती है, इम्पेयरमेंट भी रिडक्शन होती है इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो एक बहुत ही स्केड्यूल्ड ईयर बाय ईयर बेसिस पे एक परसेंटेज के साथ या एक रेगुलर अमाउंट के साथ रिडक्शन हो रही होती है। इम्पेयरमेंट जो है ये एक रेगुलर बेस पे रिडक्शन नहीं है, दिस इज रिडक्शन जस्ट ड्यू टू द मार्केट चेंजेस। एकदम से जो एसेट की वैल्यू डाउन होती है उसको इम्पेयरमेंट कहते हैं। ये स्टैंडर्ड में इस पर हम काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। तो दोबारा से वही पूछा गया कि एडवाइज द डायरेक्टर्स एज टू वेदर और नॉट द आइटम ऑफ फिक्सेस एंड फिटिंग्स इज इम्पेयर्ड, शो योर वर्किंग्स। तो जाहिर है फिक्सेस एंड फिटिंग्स की अगर इम्पेयरमेंट हमने करनी है तो जाहिर है उसके लिए कोई ना कोई हमारे पास हिंट्स होने चाहिए कि वाकई उसकी वैल्यू डाउन हुई है। तो ये भी स्टैंडर्ड को अंडरस्टैंड करने के बाद ही ज़्यादा अच्छी समझ आ सकेगी। एक्सप्लेन हाउ योर एडवाइस वुड डिफर इफ द वैल्यू इन यूज हैड बीन $5,000। तो वैल्यू इन यूज है, उसकी मार्केट वैल्यू है, ये ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारी हम पढ़ेंगे एंड वो सारी बातें समझ आनी है जब हम IAS 36 कर चुके होंगे। सो गुड लक। इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन हैं ये आप सारे देखेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी क्या है कि आपने पहले इनकम स्टेटमेंट बनानी है, देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपसे पूछा हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे नहीं पूछी हुई, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर करें, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपने ज़रूर करना है। तो 4 के बाद 5 था, इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी थी, ये मैंने एक्सप्लेन किया। 6 हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से किया था। तो इस तरह से ऑलमोस्ट तकरीबन 9 क्वेश्चन हैं जो आपको वर्कशीट में दिए हुए हैं। तो ये आपने सारे करने के बाद आपने असाइनमेंट को अटेम्प्ट करना है।
कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पहले पूछें। कोशिश करें कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो चुके हों, या कम से कम मोर देन 50% आप ज़रूर कर चुके हों। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। जहाँ भी कोई एडजस्टमेंट आपको परेशान करें वो फ़ौरन पूछें, इंशाल्लाह कोई भी पॉइंट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो गुड लक, इस पर आपने काम करना है। जो भी प्रॉब्लम्स हो वो क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछें। अल्लाह हाफिज़।